तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है, वो ट्रिगर्ड इंसान वाला इंट्रो। तो जी है बैक टू बेसिक्स। ठीक है, तुम्हारी तरह हमारा थोड़ी घूमता होगा। अब वो शहर में रहता होगा, शहर के अंदर होंगी गलियां, ठीक है, गलियों के अंदर होगा घर, और घर का होगा एक पता यानी रेजिडेंट। ठीक है, किसी का घर जितना सुंदर होगा वो अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करेगा आपको। वो घर बिट के भी आ सकते हो, तो पूरे के पूरे वापस थोड़ी आओगे, आधी टांग मिल के आएगी, इसलिए प्लस का आप 2000 years later. हेलो 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 भाई क्लास 11th वालों, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन जस्ट 30 मिनट्स। अगर आप देख रहे होगे पूरे यूट्यूब आप स्क्रॉल करके थक चुके होगे, पर ऐसे सीरीज ना किसी ने शुरू की है अभी क्लास 11th के लिए, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो। बट आप लोगों को एट दी एंड ये वीडियो शायद इतनी ना मिले, तो प्लीज़ भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो if you want that this type of video should suggest in trending। ठीक है, तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। और आज हम करेंगे भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आप इस टाइप ऑफ रिवीजन सीरीज़ भी ढूंढ रहे होंगे बिकॉज आप लोगों की क्लास में पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होने शुरू हो गए होंगे। तो हाँ भाई, इस टाइप की जो रिवीजन सीरीज़ है वो बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स और मॉडल्स के बारे में। देन एटॉमिक टर्मिनोलॉजीज की, मतलब कुछ टर्म्स बच्चों को यही नहीं पता, ए मतलब जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर के लिए यूज़ होता है, वो सोचते हैं ए से एटॉमिक नंबर, नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। क्वांटम नंबर का मैकेनिज्म, ठीक है, उसके बाद 3-4 टर्म्स और आएंगे, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। और उसके बाद ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी मैं आपको बताऊंगी। तो भाई ये दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर योर वन डे रिवीजन। अगर आप प्लान कर रहे हो अपने सिलेबस को ख़त्म करने के लिए, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल। आप कहोगे दी आप हमें फ्री में नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हो, फ्री लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हो, बदले में हमें क्या देना है? बदले में आप लोगों को लेक्चर को शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट नीचे करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे गुरु दक्षिणा दे दी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल। हमने मतलब पहले जब थ्योरीज आई थी, जब हमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह प्रोटॉन्स वगैरह इनके बारे में नहीं पता था, तो हम क्या सोचते थे भाई एटम से छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए वैसे वैसे पता चला भाई एटम से छोटे पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो उसमें 3 डिस्कवरीज हुई पार्टिकल्स की, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से पार्टिकल्स है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है भाई जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जे थॉमसन ने। ठीक है, कहोगे मैम प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है? प्रोटॉन की डिस्कवरी की है बच्चों रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन है उसकी डिस्कवरी की है भाई जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। अब बात करते हैं चार्ज की। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज योर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। बच्चों जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो सी से कुलाम होती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं हम नेगेटिव सिंबल से। तो जो भी हमारे पास चार्ज है यानी 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम, इसके आगे अगर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ठीक है, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो अगर ये प्लस में सेम वैल्यू है देन इट्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। अब कहोगे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए 0। ठीक है, अब कहोगे मैम हमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चले कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स है? ठीक है, इसके लिए जो हमारे इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर कुछ जिंक सल्फाइड की जो फॉइल होती है उसका सेटअप किया गया, जिससे हमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब कहोगे मैम प्रोटॉन के लिए क्या एक्सपेरिमेंट हुआ? प्रोटॉन के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ कैनाल रेस का या फिर एनोड रेस का। ठीक है, जिसकी जो मतलब जो शुरुआत में जो स्टडी की थी ना वो की थी ई गोल्डस्टाइन ने। ठीक है, ई गोल्डस्टाइन ने स्टडी की थी, फिर उन्होंने मॉडल्स वगैरह दिए थे, और जो ई गोल्डस्टाइन ने जो स्टडी की थी ना सबसे पहले उन्होंने कैथोड रेस के बारे में स्टडी की थी। भाई कैथोड रेस से जब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जैसा पार्टिकल आ सकता है
तो पहले एक बार उन्होंने उस चीज़ को देखा, फिर उन्होंने अपना एक मतलब फिर साइंटिस्ट वगैरह आए, फिर उन्होंने एक एनोड रेस के लिए सेटअप किया कि जब हमें मतलब इस टाइप के सेटअप से, कैथोड रेस के सेटअप से जब हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, तो क्यों ना कुछ उसी टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स है उससे हमें कोई और पार्टिकल भी मिल जाए। तो हमें मिल जाता है यहाँ पे प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत बच्चों के बीच में ये मिसकंसेप्शन रहती है कि जो ई गोल्डस्टीन थे ना, उन्होंने ही क्या है, उन्होंने ही प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, क्योंकि कैनाल रेस की वजह से उन्हें लगता है कि जो ई गोल्डस्टीन थे उन्होंने ही प्रोटॉन रेस की डिस्कवरी की थी, बट ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल डिस्कवरी की थी वो रदरफोर्ड ने ही की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कोई भी एटॉमिक नंबर, मतलब कोई भी हमारे पास कोई भी एलिमेंट आता है तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है उसका एटॉमिक नंबर, एक होता है उसका मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और जो मास नंबर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। अब कहोगे जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब हम किसी भी एलिमेंट का कैसे निकालें, जैसे कि हम अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है। कहोगे हर बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा, हर बार नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होगा जब कोई न्यूट्रल एटम है। अगर न्यूट्रल एटम नहीं है, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज वगैरह है, जैसे कि Fe+2 है, तो इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग मिलेंगे, और Fe है, इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग मिलेंगे। पर जो Fe के केस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेंगे वही उसका एक्चुअल क्या होगा, वही उसका एक्चुअल एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। मास नंबर कैसे आएगा, जो नंबर मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर प्लस कर देंगे तो हमारा मास नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज जो हर बच्चे को कंफ्यूज करती हैं, वो आती हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार, ठीक है। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। टॉप का मतलब होता है, देखो कोई भी एटॉमिक नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक है H11, H12, H13। अब कहोगे इन तीनों के ये जो नीचे लिखे हुए हैं 111, ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर। अब इनके ऊपर ये जो 1 2 3 लिखे हुए हैं ये है इनके मास नंबर। अब ऐसा क्यों हुआ, मतलब मास नंबर इन सभी के डिफरेंट क्यों है। अब देखो ये जो है ये है आइसोटॉप। ये क्या कहता है, आइसो का मतलब सेम और टॉप का मतलब होता है ऊपर। ऊपर क्या है, ऊपर तो मास नंबर है, पर मैम इनके मास नंबर तो डिफरेंट है, तो ये झूठा है, ये लायर है, ठीक है। मतलब इसने क्या कहा, मतलब इसकी बात पे विश्वास करने का नहीं, इसने क्या कहा, इनके सेम तो एटॉमिक मतलब इनके जो क्या मिलेंगे, सेम टॉप मिलेंगे। टॉप पे तो मास नंबर होता है पर वो तो अलग है, तो ये हो गए आपके आइसोटॉप। अब आइसोबार क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं कि आइसोटॉप ने मेरा नाम तो चुरा लिया पर उसका काम तो बहुत अलग है, ठीक है। आइसोबार क्या कहते हैं, भाई मेरे पास आपको क्या मिलेंगे, मेरे पास आपको डिफरेंट तो Z मिलेंगे, यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर मिलेंगे, पर जो मास नंबर है वो आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। ये आइसोटॉप समझ गए, तो आइसोबार उसका उल्टा है, इसके अंदर आपको डिफरेंट एटॉमिक नंबर मिलेंगे और सेम मास नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसो का मतलब सेम, टोन्स का मतलब होता है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, या तो यहाँ आपको डिफरेंट Z भी मिलेगा और डिफरेंट A भी मिलेगा, यानी एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट और मास नंबर भी डिफरेंट, पर जो एक चीज़ जो सिमिलर मिलेगी वो मिलेगी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, ठीक है, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। आप कहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालने हैं, इसमें तो कह रखा है कि आइसोटॉन्स में क्या होंगे, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, मास नंबर किससे मिलके बना होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। अगर मैं मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दूंगी तो मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से तो मिलेंगे, तो A-P यानी मास नंबर माइनस में जो प्रोटॉन्स है उसको माइनस करके हमें मिलेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे आता है इवोल्यूशन ऑफ एटॉमिक मॉडल। जो आप जो एक मॉडल देखते हो कि भाई सेंटर में आपका न्यूक्लियस बैठा हुआ है और बाहर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आया कैसे दिमाग में, ठीक है। डाल्टन ने मतलब जो इसका इवोल्यूशन हुआ धीरे धीरे, पहले हमें भी नहीं पता था कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा था, धीरे धीरे थ्योरीज आई, कुछ गलत प्रूव हुई कुछ सही प्रूव हुई, जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने आज जिस टाइप का एटम हम देख रहे हैं वैसा हमें दिखता है, ठीक है। सबसे पहले आए थे डाल्टन आए थे 1808 में, ठीक है। उन्होंने एक स्फीयर सा दे दिया, ठीक है,
उन्होंने कहा भाई ये जो एटम है ये एक सॉलिड इनडिविजिबल न्यूट्रल स्फीयर है। ठीक है, डाल्टन आए, उन्होंने क्या कहा, ये जो एटम है ये सॉलिड है, इनडिविजिबल न्यूट्रल स्फीयर है, मतलब एटम है ये सॉलिड है और इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर ये जो थ्योरी है ये फेल होगी। कहोगे एटम तो इनडिविजिबल था, तो फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे आए, क्योंकि ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई थी। ठीक है, उसके बाद आए थॉमसन का जो मॉडल है, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। इसके अंदर क्या कहा, इसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो स्प्रेड आउट है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो एक एटम है उसमें हर जगह प्रेजेंट है और जो नेगेटिव चार्ज है ना वो उसके अंदर धसा हुआ है। ठीक है, इसने एग्जाम्पल दिया वाटरमेलन का। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो था उसने एग्जाम्पल दिया वाटरमेलन का। जैसे कि वाटरमेलन होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो रेड रेड पोर्शन होता है वो सारा का सारा पॉजिटिव पोर्शन है, यानी वो सारा का सारा आपका प्रोटॉन है, और उसके अंदर जो बीज है ब्लैक कलर के वो है आपके इलेक्ट्रॉन्स, जो कि उस जो वो रेड रेड पोर्शन है उसके अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एक और एग्जांपल दिया प्लम पुडिंग का। ठीक है, पुडिंग में क्या होता है, पुडिंग यू कैन अज्यूम इट लाइक अ खीर, जैसे कि खीर होती है दैट इज योर पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो भी काजू बादाम किशमिश वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड हुआ है ओवरऑल। ठीक है, पर थॉमसन का एटॉमिक मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब इसने क्या कहा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो एक जगह ही बैठे हुए हैं। ठीक है, ये रेड वाला पॉजिटिव है और इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो एम्बेडेड है। ठीक है, पर ये चीज़ फेल होगी क्योंकि जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है वो एक साथ बैठे हैं। इसका मतलब जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं है, मतलब एटम न्यूट्रल और स्टेबल दोनों ही नहीं है। ठीक है, अगर दोनों ही चार्ज अगर एक साथ बैठे हुए तो ना तो एटम न्यूट्रल रहा ना ही वो स्टेबल रहा। ठीक है, तो ये थ्योरी यहाँ पे फेल होगी। उसके बाद आती है रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये उन्होंने एक सेटअप किया कि एक अल्फा पार्टिकल सोर्स है जहाँ से आपकी लाइट जो है निकलेगी, बीच में इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लगा दी, और बाहर जो आप ये स्क्रीन देख रहे हो ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, यानी ZnS की स्क्रीन। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इस अल्फा पार्टिकल से जो रेज वगैरह निकली तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन की। क्या, मोस्टली जो रेज थी वो स्ट्रेट चली गई। ठीक है, मतलब गोल्ड फॉइल को पार करते हुए जो बहुत सारी, ये कंक्लूजन पूछते हैं तो इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि मोस्टली जो अल्फा रेस थी वो क्या थी, ये अल्फा पार्टिकल से निकली हुई रेस थी तो इन्हें हम अल्फा रेस कह रहे हैं। ठीक है, जो मोस्टली जो रेस थी वो क्या है, एकदम स्ट्रेट निकल गई, सीधी निकल गई। ठीक है, इससे कोई चीज़ सीधी कब निकलेगी, जब रास्ते में कुछ नहीं होगा। तो हमने पहला जो अजम्पशन माना है दैट इज एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस। एटम के पास क्या है, मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। अगर एम्प्टी स्पेस होगा तभी तो लाइट सीधी गई है, अगर उसके रास्ते में कुछ आ रहा तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसे जाती है ना। उन्होंने देखा जो कुछ जो लाइट्स है वो फ्यू डिफ्लेक्टेड एंगल्स, कुछ जो लाइट्स है वो कुछ एंगल्स पे डेविएट हुई हैं। अब ऐसा क्यों हुआ, एक लाइट कब मतलब अपना पाथ चेंज करेगी, ठीक है, जब बीच में कुछ आएगा, यानी बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज टाइप की और लोकलाइज पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ, जिससे उसने जो कुछ लाइट्स थी उनकी जो डायरेक्शंस थी उनको क्या कर दिया, उनको चेंज कर दिया। ठीक है, एक लाइट ऐसी थी, ठीक है, 1 बिलियन में एक लाइट ऐसी थी जो मतलब ऐसा होता है ना कि मौत को छू के टक से वापस आ गया, तो ऐसी एक लाइट थी जो जाके और वापस आई, वो सिर्फ एक ही लाइट थी। इससे क्या पता चलता है, जो मास है वो कंसंट्रेटेड इन अ टाइनी इनक्रेडिबल डेंस सेंटर, मतलब कुछ ना कुछ बीच में कुछ ना कुछ ऐसा छोटा सा टाइप का मास रहा होगा सेंटर में, जिसका नाम बाद में जाके न्यूक्लियस रख दिया गया। न्यूक्लियस को आप कैसे डिफाइन करते हो, एक स्मॉल डेंस इस टाइप का ही तो एक्सप्लेन करते हो। तो वो चीज़ कब पता चली, जब जो एक लाइट है वो वापस जाके मतलब एक बार जाके वापस आ गई। ऐसा जब हमें पता चला कि एक स्मॉल टाइनी पार्टिकल है इन द मिड इन द सेंटर, डेंस पार्टिकल है प्रेजेंट है। ठीक है, पर ये जो रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट था ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया। हालांकि इसने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया जो कि अब तक पहले एक्सप्लेन नहीं था, पर अभी भी ये जो एटम की जो स्टेबिलिटी है ना उसको डिफाइन नहीं कर पाया। ठीक है, ऐसा ही होता है ना कि हमने मतलब बहुत कुछ बता दिया थ्योरीज में, पर फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकल जाती है कि ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। तो इसने भी 3-4 चीज़ें बता दी थी, पर ये एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, तो ये इसकी लिमिटेशन कह सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल। बोर का जो एटॉमिक मॉडल आया था वो आया था 1912 में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था
इनका एक ही की पोस्टुलेट था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स्ड ऑर्बिटल वेयर देयर एनर्जी मैचेस द शेल। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं, बीच में तो न्यूक्लियस बैठा है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ ही फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में मूव करते हैं जहां पे उनकी जो एनर्जी है वो मैच कर जाती है। इन्होंने अब आगे 3 चीजें बताई। इन्होंने शेल्स के नाम दिए, 4 प्रकार की इन्होंने शेल्स बताई, न्यूक्लियस है उसके बाद 4 शेल्स है KLMN, यहाँ पे आप नेमिंग भी देख सकते हो, ठीक है। अब इन्होंने दिया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, ठीक है। ये आप लोगों ने जब वन शॉट या आपकी क्लासेस में पढ़ा होगा तब आपने इस फॉर्मूले के बारे में देखा होगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। आप कहोगे ये h क्या है, h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो जब आप इसको पुट करोगे L इक्वल्स टू NH अपॉन में 2 पाई, L को आप लिख दोगे mvr क्योंकि ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। और इसको ये जो सारी वैल्यू है ये आपकी NH अपॉन में 2 पाई के इक्वल आ गई, ठीक है। रदरफोर्ड सेड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स एनीवेयर, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई वो कहीं पे भी मूव कर सकते, पर बोर ने कहा नहीं भाई नहीं, रदरफोर्ड कह रहा भाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है। नो 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 नो, बोर ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी मूव कर सकता है, ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी मैच शेल्स। बोर ने कहा भाई मूव करेगा जब उसकी जो एनर्जी लेवल्स है वो मैच करेंगे, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं और इसके बाद आते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रा एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जैसे आपने ये बहुत बार सुना होगा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये क्या है ये भी बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता क्या है, एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, स्पेक्ट्रा मतलब लाइट टाइप से अगर आप कुछ सोचो तो, ठीक है। स्पेक्ट्रल से स्पेक्ट्रम सुना होगा आपने क्लास 10th में थे जब तुम, ठीक है। तुम तो अभी अभी करके आए हो क्लास 10, मैं क्लास 12th में सोच रही थी तुम्हें, तो क्लास 10 तो करके आए होगे तो तुम्हें स्पेक्ट्रम पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या कहता है, कलर्स एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन मूविंग टू एक्साइटेड स्टेट। कलर्स जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं, ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में मूव करते हैं तो वो कुछ ना कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब आता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन का मतलब होता है रिलीज करना। कहोगे रिलीज किसे करना है, रिलीज भाई जो कलर्स आपने एब्जॉर्ब किए थे उन्हें तो रिलीज करोगे, तो एनर्जी रिलीज्ड एज इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टू डी एक्साइटेड स्टेट। कहोगे समझ नहीं आया इन दोनों का डिफरेंस, सुनो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट की तरफ मूव करते हैं तो वो कुछ ना कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पर एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब अपनी स्टेट में है, जब वो अपनी एनर्जी को ड्रॉप करके डी एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। दैट इज योर एमिशन स्पेक्ट्रम। कहोगे मैम समझ आ गया, कहोगे मैम ये आइडियल ब्लैक बॉडी क्या है, एक एन आइडियल ब्लैक बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स और एमिट्स ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ रेडिएशंस परफेक्टली, ठीक है। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होती है, जो मतलब एब्जॉर्ब मतलब किसी भी फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशन आए उसको परफेक्टली एब्जॉर्ब भी कर दे और एमिट भी कर दे, दैट इज योर ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आइडियल ब्लैक बॉडी की बात बताई थी मैं कि जो किसी भी प्रकार की जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं रेडिएशन की, चाहे वो एब्जॉर्ब करने वाली हो चाहे वो एमिट करने वाली हो, ठीक है, दैट इज योर आइडियल ब्लैक बॉडी, ठीक है। पर एक मिथ क्या है कि इन रियलिटी एन आइडियल ब्लैक बॉडी नेवर एग्जिस्ट। भाई अगर मैं सच्ची बताऊं तो आइडियल ब्लैक बॉडी जैसी कोई चीज जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज आती है हमारे पास। अब यहाँ पे तो बस एक बार आपको बस ऊपर से समझ लोगे तो काफ़ी है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, क्योंकि ये आपकी क्लास 12th फिजिक्स में आपकी डिटेल में आएगी, ठीक है। देखो इसमें कुछ
पोर्शंस में डिवाइड की गई है, अगर n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू 2 हुई, उस हिसाब से जो आपको लाइट्स वगैरह दिखती हैं वो दिखा रखी है। अगर मैम अगर n2 से, ठीक है मैम, अगर n2 से अगर n1 आ रही है तो उस टाइप की जो सीरीज होती है जिसे हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, ठीक है। ये जो रीजन होता है ये होता है यूवी रेज का। कहोगे मैम जिससे टैनिंग वगैरह हो जाती है ठीक है, यूवी वगैरह रेज का जो ये होता है, ठीक है, ये इस वाले रीजन में आती है जब n की वैल्यू 2 से 1 हो, ठीक है मैम। जब n3 हो, 3 से 2 की तरफ आ रहा हो, जब कौन सी सीरीज होती है, जब होती है आपकी बाल्मर सीरीज, यानी विजिबल रेंज, यानी विबग्यो। इसमें ये जो बाल्मर सीरीज होती है ना, सिर्फ यही मतलब यही जो बाल्मर सीरीज है ना, उसे ही मतलब आप अपनी ह्यूमन आई से देख सकते हो, ठीक है। आप अल्ट्रावायलेट रेज को देख सकते हो, नहीं देख सकते। इंफ्रारेड को देख सकते हो, नहीं देख सकते। आप कौन सी जो सीरीज है उसको देख सकते हो, बाल्मर सीरीज को। वो कौन सी से कौन सी एग्जिस्ट करती है, n3 से n2, ठीक है। अब बात करते हैं मैम n4 या फिर मतलब n इंफिनिटी से, मतलब जो सबसे लास्ट वाली सीरीज है उनसे, वहां से कौन सी एग्जिस्ट आती है, वहां से आती है आपकी इंफ्रारेड सीरीज। कहोगे मैम इंफ्रारेड किस में यूज होती है, ये यूज होती है आपकी माइक्रोवेव्स हो गए, ठीक है। इंफ्रारेड जैसे कि टीवी के जो चैनल्स होते हैं, तो टीवी से एक बहुत पतली सी बीम निकलती है, अगर आपने देखा हो। अगर वो टीवी के रिमोट जो अगर पहले वाले अगर आपके घरों में होंगे टीवी, अब तो स्मार्ट टीवी आ गए हैं, ठीक है, वरना अब स्मार्ट टीवी में भी होता है ये चीज़ें। स्मार्ट टीवी का तो मुझे नहीं होता है क्या, वो जो टीवी आते थे आपके घर वाले, तो हम क्या करते थे, उसके आगे से एक लाइट निकलती थी और टीवी में भी एक लाइट जलती थी, ठीक है। अगर उस लाइट के जो रिमोट वाली जो लाइट होती थी, अगर हम उसके आगे हाथ हटा दें तो टीवी के चैनल वगैरह चेंज नहीं होते थे। फिर ये क्यों होता था, ये क्योंकि उस टीवी से जो निकल रही थी लाइट और जो रिमोट से जो लाइट निकल रही थी वो थी आपकी इंफ्रारेड लाइट्स, ठीक है। ये नाम वगैरह याद करने की जरूरत तो नहीं है वैसे, ठीक है, अगर करो तो वेल एंड गुड। अब हम बात करते हैं ड्यूअल नेचर और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। तो हमारे पास आते हैं दो कंसेप्ट, एक होता है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस और दूसरा होता है हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है कि जो लाइट है कैन बी अ पार्टिकल और कैन बी अ वेव, मतलब जो लाइट है वो एक टाइम पे एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है और इट कैन बिहेव लाइक अ वेव ऑल्सो। ये अभी भी थोड़ी सी क्या नाम है, डाउट में है ये चीज़ें, ठीक है। जो लाइट है वो कैन बिहेव एज अ पार्टिकल टू और कैन बिहेव एज अ वेव टू। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन में एम वी या फिर एच अपॉन में पी। पी क्या है आपका पी क्या है आपका मोमेंटम एम वी, ठीक है। एच जो है वो आपका प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 6.626 इंटू में 10 की पावर -34, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पजेज आपको इसको 6.6 भी रख सकते हो, ठीक है। ये जो वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट की, ये आई है डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, याद रखो तो रख लो, ठीक है। कहोगे मैम जब भी आप ऐसे कहते हैं ना ये कोई काम नहीं है, फिर आप ये कहते हैं कि याद रख लो याद रख लो, ठीक है, तुम्हारे काम आएगा, नहीं रखना तो मत रखो, ठीक है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू एग्जैक्टली कैलकुलेट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग बॉडी साइमल्टेनियसली। ये कहता है कि फास्ट मूविंग बॉडी का जो पोजीशन है और मोमेंटम एट द सेम टाइम कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ध्यान रख लेना, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, ठीक है। अब कहोगे मैम डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज योर एरर इन पोजीशन। अब एरर वगैरह की डाउट्स जो है वो आप मुझसे मत पूछना, क्योंकि मैं इसके ऊपर करवाऊंगी न्यूमेरिकल्स। अगर आपको जानना है कि एरर्स क्या होते हैं तो फिजिक्स का यूनिट और डायमेंशंस आपको पढ़ के आना चाहिए था, ठीक है। और डेल्टा पी है आपका एरर इन मोमेंटम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। इसके अंदर हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके अंदर हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रॉन को। कहोगे मैम इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है, अब हमें उसे ढूंढने की क्या जरूरत है, ठीक है। 4 शेल्स आपको बता दिए K-L-M-N, ठीक है। इसको हम कैसे, देखो इलेक्ट्रॉन तुमने ढूंढ लिया, चलो इलेक्ट्रॉन को मैं एक बार के लिए मान लेती हूँ इलेक्ट्रॉन एक इंसान है, ठीक है। कहानी स्टोरी टाइम गाइस, स्टोरी टाइम।
तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है, वो ट्रिगर्ड इंसान वाला इंट्रो। तो जी हाँ दोस्तों, ठीक है, कंटिन्यू करूँ? इस वीडियो में बता देना तुम्हें मज़ा आया नहीं आया, ठीक है। तो ट्रिगो भैया सॉरी, वी आर कॉपिंग सम योर इंट्रो, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इंसान है। तो इंसान है तो कहीं रहता भी होगा, ठीक है, तुम्हारी तरह आवारा थोड़ी घूमता होगा, ठीक है, बैक टू बेसिक्स, ठीक है, तुम्हारी तरह आवारा थोड़ी घूमता होगा। अब वो कहीं ना कहीं किसी शहर में रहता होगा, ठीक है, शहर में रहता होगा, शहर के अंदर होंगी गलियां, ठीक है, गलियों के अंदर होगा घर, और घर का होगा एक पता यानी रेजिडेंट। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन का पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन जिस शहर में रहता है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, जिसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होते हैं 4 टाइप के शेल, KLMN, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है कि इलेक्ट्रॉन का साइज क्या है और उसकी एनर्जी क्या है। इसकी वैल्यूज 1 2 3 4 इस टाइप से चलती रहती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जिस गलियों में रहता है, ठीक है, जिस गलियों से गुजरता है उसे हम कहते हैं भाई स्ट्रीट्स यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसके अंदर आती हैं सब शेल्स। अभी आप शेल्स बता करके आए हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस शेल्स में रहता है। अब हम बात करेंगे सब शेल्स की, ठीक है, SPDF। आप कहोगे मैम ये इसका कुछ सीक्वेंस नहीं बना, ठीक है, QRST रख देते, ये SPDF क्या है भाई? ऐसे ही है ये शेल्स, ठीक है। ये जो गलियां हैं ये उस इंसान का चरित्र, ठीक है, गलियां साफ होगी जब तो उस इंसान का चरित्र पता चलेगा। घर को तो हर कोई साफ कर लेता है, गलियों से उस इंसान का चरित्र पता चलेगा, यानी उस इंसान की शेप पता चलेगी, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। और एक और चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई वो क्या है, जो एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है उसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं घर की, ठीक है, घर के किसी के घर से, ठीक है, किसी का घर जितना सुंदर होगा वो अपनी तरफ उतना ही अट्रैक्ट करेगा आपको वो घर, ठीक है, वो घर उतना ही आपको अट्रैक्ट करेगा, यानी उससे आपको पता चलेगा उसका मैग्नेटिक स्पिन यानी M, ठीक है, मैग्नेटिक स्पिन को हम N से डिनोट करते हैं। इससे आपको पता चलेंगी ऑर्बिटल्स, ठीक है, और उस घर से आप क्या बता सकते हो, उस घर से आप उस घर की ओरिएंटेशन बता सकते हो, ओरिएंटेशन, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बता सकते हो दोस्तों। और जो वैल्यू है इसकी जो M की वो -L से L तक रहती है, ठीक है, -L से +L। अब भाई उसका घर बाहर से उसकी पूरी ओरिएंटेशन वगैरह सब कुछ जांच पड़ताल कर चुके हो, अब उसके घर जाना है, उसके घर जाना है तो पहले धुलाई स्पिन करके जाना पड़ेगा ना, ठीक है, दिशा विशा देख के जानी पड़ेगी कि आज मेरे पिटने की दिशा है या नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शंस वगैरह देख के जाओगे। अगर वैल्यू अगर प्लस, क्योंकि आप कहोगे मैम इसमें वैल्यू +½ और -½ ही क्यों है, मतलब एक +½ मीन्स क्लॉकवाइज और -½ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब आप अगर किसी के घर पे जाओगे, ठीक है, पिट विट के भी आ सकते हो, तो पूरे के पूरे वापस थोड़ी आओगे, आधी टांग मिल के आएगी, इसलिए +½ या फिर -½ ठीक है। तो ऐसे मतलब इन पतों को पता करके आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉन के घर जा सकते हो। अब ये जो शेल्स देख लो आप, अजीमुथल जो क्वांटम नंबर है उसके अंदर अगर L की वैल्यू अगर 0 आ गई, कहोगे मैम L की वैल्यू अगर 0 आई तो S ऑर्बिटल है, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसकी जो शेप है वो स्फेरिकल है। कहोगे मैम यस, कहोगे मैम यस दिख रही है स्फेरिकल है, ठीक है मैम। अगर L की वैल्यू 1 आ गई तो P ऑर्बिटल है, डम्बल शेप है, और इसके अंदर आ सकते हैं भाई 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके अंदर आ सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो M की वैल्यू है वो है -1 0 +1, ठीक है। कहोगे मैम अगर L की वैल्यू 2 है तो आएगा आपका D ऑर्बिटल, जिसकी जो शेप है वो है डम्बल शेप। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैम अगर L की वैल्यू 3 है तो है आपका F ऑर्बिटल, जिसकी जो शेप है वो है आपकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कहोगे मैम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो आएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे चलते हैं, ये डिटेल में बनाऊंगी इनके ऊपर, क्योंकि ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैंने आपको 2 मिनट में बताया और आप समझ गए। अगर आप रिवीजन मतलब अगर आप 1 शॉट्स पढ़ के आए हो तो आपको समझ आ रहा है मैं आपको क्या करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप पहली बार इसको मुंह उठा के देख रहे हो तो आपको नहीं आएगा समझ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स क्या है, यहाँ पे आते हैं आपके पास 2 प्रिंसिपल, एक होता है आपका अफबाउ प्रिंसिपल, एक होता है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है।
अब बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, जो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, जो एनर्जी जो है बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, जो एनर्जीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन प्लस एल के। ठीक है, सो सबसे पहले आप एन प्लस एल को फिल करो, सबसे पहले आप एन प्लस एल को फिलअप करोगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो आप एनर्जीज कैसे फिल हो रही है, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में। ठीक है, उसके बाद आपकी आ रही है 3p में, उसके बाद आ रही है आपकी 4s में, और उसके बाद आ रही है आपकी 3d में। तो ऐसे आपकी जो एनर्जीज है वो फिल हो रही है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे अलग से वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी, अगर जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। ठीक है, उसके पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम can have the same 4 quantum numbers even if n, l, m are same, s must be different। क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स है, एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स है जिनके जो चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम है। ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी ऐसे दो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करते जिनके सारे के सारे या जिनके चारों के चारों जो क्वांटम नंबर हो वो सेम हो। उनका अगर तीन जो क्वांटम नंबर है वो सेम है, एन, एल और एम अगर सेम है तो उनका एस यानी जो स्पिन है उनका वो डिफरेंट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, आप जब ये आपके पास एटम है, जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो ऐसे नहीं दोनों के मुंह ऊपर लगा दिए। ठीक है, दोनों की एरो एक साथ लगा दी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि दोनों की एरो नीचे लगा दी। नहीं भाई, ये दोनों ही मेथड गलत है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाई हंट्स रूल। हंट्स रूल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंट्स रूल करवाता है भाई आपका बंटवारा। हंट्स रूल क्या कहता है, ये मंदिर में उस पुजारी की तरह जो कहता है भाई चाहे कोई वीआईपी हो चाहे कोई नॉर्मल इंसान हो, प्रसाद बटेगा तो भाई सब में बटेगा। ठीक है, ये नहीं कि पहले हम एक जना है, पहले हम उसके पूरे परिवार को निपटाएंगे चाहे वो दुबई अमेरिका कहीं बैठे हो। ठीक है, जो आएगा वो प्रसाद लेके जाएगा। ठीक है, अब ये 3 डिब्बे, अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ कि मंदिर में ये 3 डिब्बे रखे हुए थे। ठीक है, अब 3 डिब्बे रखे हुए थे भाई, एक दिन मंदिर में 3 इंसान आए। ठीक है, तो पंडित जी पूजा में व्यस्त थे। अब एक इंसान ये वाला इंसान वीआईपी था। ठीक है, वो नॉर्मल था, ये नॉर्मल था और ये भी नॉर्मल था। ठीक है, अब क्या हुआ, एक नॉर्मल को दे दिया, एक को बेचारे को इसको मिला नहीं, और इस वीआईपी को 2 बार मिल गया। अब पंडित जी आए, भाई ये क्या, उसने देखा भाई ये तीनों लोग आए, इसको 2 मिल गए, इसको 1 नहीं मिला। कहोगे यार ऐसा क्यों, कहोगे जी ये तो वीआईपी है। तो उस दिन पंडित जी ने क्या किया, उस दिन उस वीआईपी के हाथ से वो 1 लड्डू लेके नॉर्मल को दे दिया। कहोगे मैम ये सिनेरियो तो ऐसा बन गया। हाँ, पंडित जी ने कहा पहले तीनों को मिलेगा, पहले सब में बटेगा, अगर बच गया तो वीआईपी वाले को और दे देना। ठीक है, उन्होंने कहा इन अ सबशेल फिल सिंगली फर्स्ट विद पैरेलल स्पिन देन पेयर देम अप। अगर पेयरिंग की जरूरत है तो पहले तो सब में बांट दो, अगर फिर भी ज्यादा चाहिए, अगर बच गया लड्डू तो क्या करोगे, वीआईपी वाला खरीद लेगा, तो इनको आगे पेयर कर दो। ठीक है, अब अगर 4 होते तो कहोगे मैम तीनों को तो मिल गया, एक बच गया तो एक यहाँ पे पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो, ये है आपका PYQ अलर्ट। ठीक है, बच्चे सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये जो ऊपर मैंने आपको टेबल दिखाई है इस हिसाब से तुम्हें 1 से 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी कॉपी में लिख के ट्राई करनी है। ठीक है, पर उससे पहले एक एक्सेप्शन बता देती हूँ। एक्सेप्शन आएंगे आपके 2 जगह, एक आएगा क्रोमियम पे, एक आएगा कॉपर पे। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, जिसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कायदे से होनी चाहिए 4s2 3d4, जो आप अपनी कॉपी में लिखोगे भी, पर ये गलत है। उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4s1 3d5। वो जो s वाला जो s में 2 थे ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल के वो d में चला जाएगा। आप कहोगे ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, इसका रीजन है स्टेबिलिटी। 3d5 जो एटम है वो स्टेबल है आपका, इस वजह से स्टेबिलिटी के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन है वो s से d में चला गया। सेम ऐसा केस आता है कॉपर में। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, जिस हिसाब से उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी थी वो होनी थी 4s2 3d9।
ठीक है। पर हमने क्या किया, हमने जो s का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में दे दिया, जिससे ये d10 बन गया, जिस वजह से ये भी स्टेबल हो गया। कहोगे हम हर एटम के साथ कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 3d5 और 3d10 ये दोनों स्टेबल स्पीसीज है, ठीक है। ये दोनों स्टेबल होने के लिए हमने यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज की, ठीक है। एक हो गया आपका जो क्रोमियम है वो आपका हाफ फिल्ड हो गया, और जो कॉपर है वो आपका फुली फिल्ड हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने किए ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। बोर मोमेंटम कर लिया हमने, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर लिया, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कर ली, हमने नहीं किया रेडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है। यस, आपने क्या नहीं किया, आपने नहीं किया भाई रेडबर्ग फॉर्मूला। रेडबर्ग फॉर्मूला का फॉर्मूला देख लो, 1 में लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1 में n1 का स्क्वायर माइनस में 1 में n2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, यहाँ पे आप 1/r की वैल्यू, ठीक है, अगर यहाँ से चेंज भी कर लेते हो लैम्डा को ऊपर भेज के और यहाँ पे r कर लेते हो, ठीक है, तो 1/r की वैल्यू आप 911 आर्मस्ट्रॉन्ग रख लेना, ठीक है, फॉर योर कैलकुलेशन, जिससे कि आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, ठीक है। अब ये समझ नहीं आएगा, देखो 1/λ था ये, ठीक है, और इधर r z स्क्वायर था, ठीक है, ये वाला एज इट इज लिख लेना, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को रिवर्स कर सकते हो ना, तो ये हो गया 1 का आपका r और ये हो जाएगा लैम्डा z स्क्वायर, ठीक है। तो 1/r की जगह कह रही हूँ भाई 911 आर्मस्ट्रॉन्ग रख लेना, ठीक है। तो इन कुछ फॉर्मूलाज को आप अपने एग्जाम में जाने से पहले देख लेना, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट्स कर देना, और बाकी यार थैंक यू सो मच, बाय बाय, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें मैं आपको 1 से 30 जो एटॉमिक नंबर्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी मेथड के साथ दिखनी सिखाऊंगी। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।